हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी तक पर। अभी तक हमने जितनी शिक्षण विधियां पढ़ी है वो सभी शिक्षण विधियां आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। उनकी पीडीएफ भी आपको वहां उपलब्ध रहेगी। टेलीग्राम लिंक पर आप हमारे चैनल स्टडी तक को फॉलो कीजिए और साथ ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी तक, उस पर भी आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध रहेगी। कृपया आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से आप सीख पाएंगे आज की हमारी जो विधि है जिसका नाम है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। आइए हम चलते हैं इस विधि की ओर। यह विधि 6 क्रमांक पे अर्थात इससे पूर्व 5 विधियां हो चुकी है। उन सब के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रत्येक विधि की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि अर्थात प्रदत्त कार्य को समझना। प्रदत्त यानी दिया हुआ कार्य उसको समझना। अब कौन समझेगा कौन समझाएगा, इसके आधार पे हम चलते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, इस विधि में शिक्षार्थी अर्थात सीखने वाला शिक्षार्थी शिक्षक के पर्यवेक्षण में तथा निर्देशन में अपनी कठिनाइयाँ हल करता हुआ स्वाध्याय में रत रहता है। इस विधि में अर्थात पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के अंदर शिक्षार्थी शिक्षक के पर्यवेक्षण में अर्थात उसके दिशा निर्देशन में अपनी जो भी पढ़ने में कठिनाई आ रही है उन कठिनाइयों को हल करता है और जो अपना स्वाध्याय है स्वतः पढ़ना उस अध्याय में वो लगा रहता है। तो ध्यान करेंगे, शिक्षार्थी शिक्षक के पर्यवेक्षण निर्देशन में, वही विधि है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। इसे सामाजीकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। इस विधि को सामाजिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है क्योंकि शिक्षार्थी को अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है, इसलिए इस विधि को सामाजिक अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। इस विधि को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय डेजी मार्विन को है। उन्होंने सन 1971 में इस विधि का सुझाव दिया।
प्रश्न बन चुका हमारा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का सुझाव किसने दिया? तो हमारा उत्तर होगा डेजी मार्विन। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का सुझाव डेजी मार्विन ने दिया। कब दिया? सन 1971 में। याद रखेंगे सभी। तो इसका श्रेय, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का श्रेय जाता है डेजी मार्विन को। इस विधि में क्या होता है वो हम लिखते हैं। इस विधि में प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी योग्यतानुसार, जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इस विधि में प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसी कारण से इसे हम सामाजिकृत अभिव्यक्ति भी कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इस पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की परिभाषाएं दी हैं जो यदा कदा परीक्षाओं में पूछी भी जाती। आइए उनमें से कुछ परिभाषाएं हम लिखते हैं। सबसे पहले बहुत प्रसिद्ध है बाइनिंग व बाइनिंग, उनके अनुसार बाइनिंग व बाइनिंग के अनुसार मेज या दराजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह है या कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना, ध्यान रखना, पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। ये है हमारे बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार। बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपनी परिभाषा दी बाइनिंग ने कि मेज या दराजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या शिष्य जो भी हैं, उन शिष्यों को शिक्षक पर्यवेक्षण करता है, ध्यान रखता है, आगे बढ़ने का उनको अवसर देता है। यह विधि ही पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाती है। और इस विधि को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का श्रेय डेजी मार्विन को दिया है। आइए उनके अनुसार क्या परिभाषा होती है। डेजी मार्विन के अनुसार अध्यापक के निरीक्षण में विद्यार्थियों में शिक्षक कौशलों प्रक्रिया को पर्यवेक्षित अध्ययन कहते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन कहते हैं। डेजी मार्विन
जिनको पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का व्यवहारिक रूप प्रदान करने का श्रेय जाता है, उनके अनुसार अध्यापक के निरीक्षण में विद्यार्थियों में जो शिक्षण कौशल है उस प्रक्रिया को ही पर्यवेक्षित अध्ययन कहते हैं कि विद्यार्थी आगे कैसे बढ़े, विद्यार्थी क्या सीखे, ये कुछ जो सिखाया जाता है वो सारा का सारा ही पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाएगा। कुछ बातें होती इसमें, वो भी हम ध्यान करेंगे। शिक्षार्थी को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, पाठ्य पुस्तक तो है ही, उसके अतिरिक्त कुछ और संदर्भ ग्रंथ, उस पाठ्य पुस्तक से संबंधित, विषय से संबंधित संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध करा दिए जाते हैं। इस पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में छात्र स्वयं आगे बढ़ रहा है, अध्यापक केवल निर्देशन करता है। इस कारण से शिक्षार्थी को पाठ्य पुस्तक तो है ही, उसके अतिरिक्त कुछ और पुस्तकें उस विषय से संबंधित उपलब्ध करवाई दी जाती है, ताकि विद्यार्थी अपनी योग्यता अनुसार, जितनी उसकी योग्यता है, यहाँ हमने लिखा है कि इस विधि में प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी योग्यता अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त बालक को कुछ और संदर्भ ग्रंथ दे दिए जाते हैं, ताकि बालक अपनी योग्यता के अनुसार सीख सके, आगे बढ़ सके। इस विधि का उपयोग करने से पूर्व शिक्षार्थियों को पाठ से या पाठ के लिए तैयार कर लिया जाता है कि आपको ये पाठ पढ़ाया जाएगा। शिक्षार्थी के मस्तिष्क में पहले वो बात डाल दी जाती है, ताकि सभी को यह स्पष्ट हो जाए स्पष्टतः ज्ञान हो जाए कि हमें करना क्या है, कि उन्हें क्या करना है। इसका विशेष ध्यान करेंगे। बालक को हम जो पढ़ा रहे हैं उससे पूर्व ही बालक को उस पाठ के बारे में बता दिया जाता है, उससे संदर्भ रखने वाले जितने ग्रंथ हैं उस विषय से वह बालक को उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो बालक समझ जाता है कि मुझे ये करना है। मान लीजिए बालक को महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र पढ़ाना है, तो पहले से ही उस पाठ में जो महाराणा प्रताप का पाठ आया हुआ है, बालकों कहेंगे कि ये पाठ हमें पढ़ना है, और उसके संदर्भ में जितनी ग्रंथ हो सकती है, जितनी जीवनियाँ और मिल सकती है पुस्तकालय के माध्यम से, वो ला करके बालक को दे दी जाती है कि बालक पढ़िए, इस पाठ से संबंधित जो आपको सामग्री चाहिए उस संदर्भ ग्रंथ में मिलेगी। बालक अपनी योग्यता के अनुसार पढ़ता है, संदर्भ ग्रंथों को टटोलता है और आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, क्योंकि पहले से ही बालक को बता दिया जाता है कि आज आपको ये काम करना है। इस विधि में जो शिक्षक है वह इस विधि में अध्ययन करते समय अध्यापक कम से कम निर्देश देता है, क्योंकि बालक को खुद को ढूंढना है अपनी योग्यता अनुसार, इसे कम से कम निर्देश देता है। बालक को समस्या समाधान हेतु प्रेरित करता है कि आप ढूंढिए कौन सा घटनाक्रम कब घटा, क्या हुआ,
तो उसको प्रेरित किया जाता है। बालक स्वतः नहीं सीख पाता, लेकिन अध्यापक बहुत कम शब्दों में उसको समझाता है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक के साथ जो संदर्भ ग्रंथ है उनका प्रयोग कीजिए। तो अध्यापक कम से कम निर्देश देता है, केवल वो समस्या समाधान हेतु प्रेरित करता है कि आपको उस पुस्तक में सहायता मिल सकती है, या ये जो आप पढ़ रहे हैं इसके इससे घटनाक्रम संबंधित ये पुस्तक है, आप पढ़िए। बालक स्वतः अपनी योग्यता अनुसार पढ़ना प्रारंभ करता है। विशेष बात इसमें ये होगी, प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग गृह कार्य दिया जाता है। ताकि किसी प्रकार की बालक एक दूसरे को देख करके चीटिंग ना करे, नकल ना करे, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग गृह कार्य दिया जाता है और उससे संबंधित संदर्भ ग्रंथ भी बालक को दिए जाते हैं, ताकि बालक पाठ का अध्ययन करे और बाद में अधिक विस्तृत जानकारी लिए उन संदर्भ ग्रंथों को पढ़े। इस प्रकार हमने देखा कि संदर्भ, ये जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है उसका श्रेय डेजी मॉर्विन को जाता है, जिन्होंने 1971 में इस विधि का सुझाव दिया था। बाइनिंग एम बाइनिंग और डेजी मॉर्विन के अनुसार कुछ परिभाषाएं हमने यहाँ लिखी है, और इसमें विशेष बात ये होगी, अध्यापक केवल निर्देशक की भूमिका में रहता है, वो कुछ नहीं करता, केवल निर्देश देता है। बालक स्वयं अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। आइए हम चलते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुणों की ओर। प्रत्येक विधि में कुछ न विशेषताएं होती है। आइए हम चलते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के गुणों की ओर। डेजी मार्विन 1971, ये याद रखेंगे, शिक्षक निर्देशक की भूमिका में, केवल निर्देश देने वाली भूमिका में रहता है, ये भी हम याद रखेंगे। अब हम चलते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की विशेषताओं की ओर। विशेषताएं, परीक्षाओं में प्रश्न जब आता है तो चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन विशेषताओं के होते हैं, किसी एक विधि के संबंधित है, और एक जो ऑप्शन होता है किसी और विधि से संबंधित होता है। इसलिए जितनी विशेषताएं होती है सारा हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अध्ययन करना है। सबसे पहले यह एक स्वाध्याय विधि है। स्वाध्याय, बालक स्वतः पढ़ता है, इसलिए ये स्वाध्याय विधि है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक, कैसे पढ़ना है ये बताने वाले, तो मार्गदर्शक के रूप में होती है। यह विधि जो हमारी है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, इसमें शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। अभी हमने पढ़ा है कि शिक्षक केवल पर्यवेक्षित करता है, बालकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस विधि में शिक्षार्थी स्वयं क्रियाशील रहकर ज्ञानार्जन, जो कुछ नया प्राप्त करना है वो स्वयं क्रियाशील रह करके ज्ञानार्जन में तल्लीन हो जाता है, क्योंकि उसके पास संदर्भ ग्रंथ भी मिल जाते हैं। तो बालक स्वतः पढ़ता है, शिक्षक केवल बता देता है कि आपको इन ग्रंथों की सहायता लेनी है, तो शिक्षार्थी स्वयं क्रियाशील होकर के ज्ञान प्राप्त करता है।
अगली विशेषता की ओर देखते हैं हम। इस विधि के प्रयोग से शिक्षार्थी ज्ञानार्जन की दृष्टि से स्वावलंबी हो जाते हैं। क्योंकि बालक स्वतः पढ़ रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो बालक स्वावलंबी हो जाता है। ये इस विधि की बहुत बड़ी विशेषता ध्यान करना। इस विधि के प्रयोग से शिक्षार्थी जो सीखने वाला है वो ज्ञानार्जन की दृष्टि से स्वावलंबी हो जाता है, क्योंकि स्वयं वो सीखने का अभ्यास करता है। इस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। ये डांटता नहीं है, बालक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है शिक्षक। सहानुभूति तथा सहयोगपूर्ण होते हैं। नाम इसका है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। तो जहाँ बालक समस्या में लग रहा है, कठिनाई महसूस कर रहा है, वहाँ अध्यापक सहानुभूतिपूर्ण उसका सहयोग करते हैं ताकि बालक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहे। इस विधि के द्वारा अर्थात पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्वारा शिक्षार्थी की कक्षा कार्य करने की आदत व्यवस्थित हो जाती है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी कक्षा कार्य करने की आदत को व्यवस्थित कर लेता है, क्योंकि बालक को पाठ्यक्रम दिया जाता है, बालक उस पाठ के लिए अन्य संदर्भ सामग्री को पढ़ता है और दूसरे दिन जाकर के अपनी प्रतिभा के अनुसार शिक्षक को बताता है कि मैंने इतना अध्ययन किया है, मैंने इतना समझा है। इस कारण से बालक को एक व्यवस्थित गृह कार्य करने की, होमवर्क करने की आदत भी पड़ जाती है। आइए, प्रत्येक विधि में कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ उनमें कमियां भी होती है। अब हम चलते हैं पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जो दोष हैं, जो कमियां हैं, उनकी ओर। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के दोष, सबसे पहला महत्वपूर्ण है, इस विधि के सफलतापूर्वक संचालन हेतु विशिष्ट रूप से दक्ष शिक्षक की आवश्यकता होती है। ट्रेंड टीचर चाहिए, दक्ष शिक्षक चाहिए, आवश्यकता होती है, जिनका हर विद्यालय में संभव नहीं होता है। इस विधि के सफलतापूर्वक संचालन हेतु विशिष्ट रूप से दक्ष शिक्षक की आवश्यकता होती है, जिनका हर विद्यालय में संभव नहीं है, अर्थात जिनका मिलना, अर्थात अध्यापक ट्रेंड हो,
जिनका मिलना हर विद्यालय में संभव नहीं होता है। ये इस विधि का बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि ट्रेन टीचर ही बालकों को समझा सकेगा, दक्ष अध्यापक ही बालकों को समझा सकेगा कि आपको किस प्रकार से करना है, और दक्ष अध्यापक ही उनका निरीक्षण करेगा, पर्यवेक्षण करेगा। इसलिए ये बहुत बड़ा दोष है इस विधि का। अगला बिंदु, इस विधि द्वारा गणित जैसे विषय पढ़ाना प्रभावी नहीं होता है। गणित में प्रश्न बहुत सारे खड़े होते हैं, बालक उनको स्वतः हल नहीं कर सकता, इसलिए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि से गणित जैसे विषय पढ़ाना उचित नहीं है, प्रभावी नहीं है। अगला बिंदु, जो इसकी कमियां हैं, साधारण ज्ञान रखने वाले बालक संदर्भ ग्रंथों से संक्षेप शीघ्रता से नहीं लिख सकते। जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, ऐसे बालक संदर्भ ग्रंथ उनको दे दिया जाता है, फिर भी बालक उन संदर्भ ग्रंथों के आधार पर जल्दी से उसका निष्कर्ष निकाल के अपने पाठ्य पुस्तक के उस पाठ के अनुसार सार नहीं निकाल सकते। ये ध्यान करेंगे, साधारण बालकों के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन विधि बहुत कठिन हो जाती है। इस विधि में विद्यार्थी को स्वाध्याय करना, चार्ट बनाना, प्रोजेक्ट बनाना आदि काम भी करने पड़ते हैं। जिससे समय अधिक लगता है। इस कारण से पाठ्यक्रम जो सिलेबस है, करिकुलम है, पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया जा सकता। बालक पाठ के आधार पर संदर्भ ग्रंथ पढ़ता है, तो संदर्भ ग्रंथ के आधार पर वो स्वाध्याय भी कर रहा है, चार्ट भी तैयार कर रहा है, उसके अनुरूप मॉडल भी तैयार कर रहा है। इस कारण से समय बहुत अधिक लगता है एक पाठ को हल करने में। जो निश्चित सेशन होता है, उस सेशन में जो पूरा पाठ्यक्रम पूर्ण करने का रहता है लक्ष्य, वो पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता है। तो ध्यान करेंगे, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जहाँ शिक्षक की भूमिका केवल निर्देशक की भूमिका में है, शिक्षार्थी स्वयं स्वाध्याय के द्वारा आगे बढ़ने का प्रयत्न करता अपनी योग्यता के अनुसार। तो कुछ उसकी विशेषताएं हमने यहाँ लिखी है, कुछ उनके दोष भी हमने यहाँ लिखे हैं। आशा है आपने ध्यानपूर्वक दोषों को और गुणों को पढ़ा है। हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो ऑप्शन आते हैं, उन ऑप्शन में एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उन 4 में से 3 ऑप्शन एक विधि से संबंधित होते हैं और एक ऑप्शन किसी और विधि का होता है। अगर हमने सभी बिंदु ध्यानपूर्वक देखे हैं, सभी बिंदुओं को ध्यान से पढ़ा है, तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हम आराम से प्राप्त कर सकेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार वीडियो को क्लिक करके लाइक ज़रूर करें और
अपना जो चैनल है स्टडी तक, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। सारी और अधिक वीडियो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।